अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की प्री पार्टीशन हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर चुके हैं तमाम लेक्चर वाइज। अभी हम जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। और तमाम जो इवेंट्स हैं हमारे जितने भी, जिस तरह से हमने प्री पार्टीशन को तमाम ईयर वाइज तमाम जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनके थ्रू डिस्कस किया, इसी तरह से हम पोस्ट पार्टीशन को भी करेंगे। हमारे अलग से भी तमाम वीडियोस पे लेक्चर मौजूद है, आप उनको जाके प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की प्लेलिस्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस के नेम से। अगर आप एक ही सिटिंग में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारी कंप्लीट वीडियो है। इसमें ये 7 लेक्चर्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट मर्ज किए गए हैं इस वीडियो में विद हैंड रिटन नोट्स। तो उनको हम जो है वो आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। 1947 के बाद स्टार्ट होती है। इसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखेंगे हर पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से पाकिस्तान ने पॉलिटिकली नेक्स्ट जो भी उसमें चेंजिंग्स आई, पोलराइजेशन या जो भी हुई इनिशियल ईयर्स में, और उसके अलावा पाकिस्तान ने किस तरह से इवॉल्व किया। और साथ साथ हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान हुए, उनकी रीज़न ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स थे या जो भी उसमें जो प्रपोज किया जा रहा था फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, वो वेस्ट पाकिस्तान को, या वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो प्रपोज किया जा रहा था वो ईस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था। और जो ग्रीवेंसेस और जो गैप प्रोड्यूस हुआ फिर दोनों विंग्स के दरमियान में, उसकी रीज़न एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ही था। तो हम दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, बिकॉज फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी इसी वजह से हुई। और क्यों ऑलमोस्ट 1947 से 1956 तक पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सका, उसकी रीज़न क्या थी, इन सब को जो है वो हम रेफरेंस के साथ और तमाम जो इसकी सीरीज है उसके साथ इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये एक रेफरेंस है, इसको आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को लिख रहे हैं या कोई करंट अफेयर्स की भी कोई बात कर रहे हैं, तो उसमें ये एक्यूरेटली अगर मैनेज हो रहा है तो आप इसको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है कि एक रीनाउंड सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इन फर्स्ट डेकेड जो फर्स्ट 10 ईयर्स थे पाकिस्तान के, है 2 गवर्नमेंट्स, मतलब पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट नहीं थी बल्कि 2 थी। वन द विजिबल वन दैट कंप्राइज द पॉलिटिकल क्लास एंड पार्लियामेंट, के एक जो पॉलिटिकल क्लास और पार्लियामेंट थी, एंड द अदर इनविजिबल गवर्नमेंट ऑफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दैट हैड अमेस्ड ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन इट्स हैंड्स, के अपने हाथ में जो सारी की सारी पार्ट्स थी वो एक्चुअली मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के पास थी। जो पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट जो है वो नाम का ही पार्लियामेंट था, वो एक तरह से उनकी तमाम जो पॉलिटिकल क्लास के जो मेंबर्स थे वो भी सारे पपेट बने हुए थे इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी। और वैसे भी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का ही रूल था। अगर आप इनिशियल ईयर्स देखें कि जो सिकंदर मिर्जा थे जिस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी से आए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, और उसके अलावा और भी काफ़ी मिलिट्री मैंस ने किस तरह से उस टाइम पे इंडल्ज हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो उसको जो है वो हम कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, चाहे वो पीएमएस के हों या चाहे 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का जो भी पेपर है उसके अगर एमसीक्यूज की हम बात करें, या सीएसएस का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अबाउट गवर्नर जनरल्स एंड अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स। स्पेशली जो इनिशियल 1947 से 1958 के टर्म में जो जितने भी गवर्नर जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर थे उनके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। और लास्ट 2 ईयर से एमपीटी में तो एग्जैक्टली डेट भी मेंशन की जाती है कि किस डेट को किसकी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई और किस डेट को, किस ईयर को, किस मंथ में जो है या किस ईयर में उनकी जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हुई। तो इसलिए ये डेट्स भी याद रखना जो है वो ज़रूरी है आपके लिए। आप इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे, अपने पास लिख के रखेंगे, तो आई होप कि ये आपको डेट वाइज भी याद हो जाएगा। सारा सीक्वेंस से आपने याद रखना है, जितना सीरीज में आप याद रखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो फर्स्ट आर गवर्नर जनरल्स। ये 1958 तक के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं के नेम लिखे हैं यहाँ पर मैंने। गवर्नर जनरल्स के भी, गवर्नर जनरल्स का ओहदा जो है वो तो अब 1956 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये गवर्नर जनरल की जगह पर क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट। बट जो है प्राइम मिनिस्टर, उसकी भी डेट मैंने 1958 तक ही मेंशन की है अपने नोट्स में। उससे नेक्स्ट जो नोट्स होंगे उसमें हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट वाज मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल। 15 अगस्त 1947 को ये बने थे, एंड 11 सितंबर 1948 को जब डेथ हुई कायद आजम की, तो देन जो है वो फिर ये गवर्नर जनरल जो है वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन के पास चली गई। ही बिकेम फ्रॉम 14 सितंबर एंड 17 अक्टूबर तक रहे। देन गुलाम मोहम्मद है, उनका ईयर भी मेंशन है कि कितने साल तक वो रहे। एंड इस्कंदर मिर्जा जो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे।
सिकंदर मिर्जा 4th गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। 6 अक्टूबर 1955 को ये बने एंड 23 मार्च 1956 के बाद जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1956 में 23 मार्च को, तो देन जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरल के ओहदे को खत्म करके प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फिर सिकंदर मिर्जा जो है वो कंट्री के क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए 23 मार्च 1956 को, पहला कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स भी याद रखना, मंथ भी याद रखना एंड ईयर को भी याद रखना फॉर एमसीक्यूज। और वैसे भी अगर आप अपने पेपर में कोई देते हैं तो ये लिखेंगे तो एक अच्छा आपकी जो है वो आंसर राइटिंग हो जाएगी। फिर लास्ट हमने स्टडी किए वो थे गवर्नर जनरल्स। अब ये 1958 तक ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन का टाइम था। इतनी सिर्फ ये जस्ट 10 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान ने 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज किए। तो फर्स्ट वॉज लियाकत अली खान, डेट्स के लिए मेंशन करने के लिए आपको याद रहना चाहिए। देन वॉज ख्वाजा नाजिमुद्दीन ही जो कि गवर्नर जनरल भी थे, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। देन मोहम्मद अली बोगरा, देन चौधरी मोहम्मद अली, ये उनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। हुसैन शहीद सहरवर्दी, इब्राहिम चंद्रीगर और उसके बाद लास्ट वन मलिक फिरोज खान जो लास्ट 1958 में लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब किस तरह से कितनी देर के लिए ये वजीर आजम रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, ये सब मेंशन है यहाँ पर। और किसने इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया और देन किसकी गवर्नमेंट आई, इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीट हिस्ट्री को देखेंगे फ्रॉम 1947 टू 1958। ये सेकंड लेक्चर है हमारी पोस्ट पार्टीशन का। फर्स्ट वाज अबाउट इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान के, जो शुरू में पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी उनको डिस्कस किया था। अब जो है हम पोस्ट पार्टीशन को वन बाय वन जो है वो पॉलिटिकली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग हो कि ईस्ट विंग और वेस्ट विंग में जो तनाज़ात थे, जो कंट्रोवर्सीज थी, वो किस तरह से स्टार्ट हुई और किस तरह से फिर जो है वो ये विंग पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। एंड बाकी तमाम चीज़ों को भी हम वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो पहला प्रॉब्लम या पहला जो पाकिस्तान के बनने के बाद का जो फर्स्ट इंसिडेंट था वो था कश्मीर क्राइसिस, कि पाकिस्तान को सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, जो इनिशियल प्रॉब्लम्स में हमने सबको डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जो एक हिस्ट्री में कंप्लीट एक इंसिडेंट है वो कश्मीर क्राइसिस था पाकिस्तान के लिए। कश्मीर इशू ऑल टाइम जो है ये करंट अफेयर्स का या पाकिस्तान अफेयर्स का आप कह सकते हैं हॉट टॉपिक है। क्वेश्चन किसी भी टाइम पूछा जा सकता है और किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप बिना हिस्ट्री के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो काइंडली करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करें। पेपर में आपको आल दो कि इतनी हिस्ट्री को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फर्स्ट जो हम अपनी पोस्ट पार्टीशन का टॉपिक जिसको हम फर्स्ट स्टडी करेंगे, जो पहला इंसिडेंट है हमारे पास, वो कश्मीर क्राइसिस है, कि उस पर किस तरह से पाकिस्तान ने एक्ट किया और किस तरह से इंडिया ने किया और फिर यूनाइटेड नेशन ने क्या डिसाइड किया, उसको हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट पाकिस्तान को फेस करना पड़ा आफ्टर पार्टीशन, इट वॉज कश्मीर क्राइसिस। एक कंप्लीट हिस्ट्री है इसकी, हम इसको बस थोरोली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इतना कि इनफ होगा आपके लिए। तो फर्स्ट वॉज बैकग्राउंड। जम्मू एंड कश्मीर रूल्ड बाय हिंदू लीडर हरि सिंह। जम्मू एंड कश्मीर को उस टाइम पे ये एक प्रिंसली स्टेट थी। जैसे पार्टीशन से पहले को अगर हम देखें तो उस टाइम पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर और कुछ प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस को रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको कुछ राजा महाराजा या कुछ लीडर्स थे उनके, वो उनको रूल कर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर वॉज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ये प्रिंसली स्टेट्स में से एक स्टेट थी और इसको एक हिंदू लीडर हरि सिंह जो है वो इसको लीड कर रहा था। मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, 78% वहाँ पर मुस्लिम थे, मतलब उनके लीडर तो हरि सिंह थे, लेकिन वहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, मुस्लिम्स की थी। इसी तरह से हैदराबाद का इशू भी हुआ था पाकिस्तान का, वो इसके उल्ट था कि वहाँ पर लीडर मुस्लिम थे बट मेजॉरिटी किसकी थी, हिंदूज की थी। तो इसीलिए जो हैदराबाद है, इवन दो के उनके लीडर ने ये डिसाइड भी कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, बट इसी वजह से उसको जो है वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनाया गया, बिकॉज वहाँ पर मेजॉरिटी किसकी थी, हिंदूज की थी। बट ये कश्मीर के साथ ऐसा नहीं किया गया। महाराजा रिमेन इनडिसाइसिव। माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया कि तमाम प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड कर लें कि वो किसके साथ जाना चाहेंगी, पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ, या फिर वो वैसे ही इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स ने तो डिसाइड कर लिया था, बट महाराजा ने कोई डिसीजन नहीं किया गया था। तो इसी वजह से जब उसने डिसीजन नहीं किया इस चीज़ पे, तो अवाम तो चाहती थी कि फ़ौरन से डिसाइड हो जाए कि हम किसके साथ जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ। तो इसीलिए वहाँ की अवाम ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट हरि सिंह, बट नहीं, उसने कोई भी डिसाइड नहीं किया।
उसने क्या किया, जब इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, अवाम इतनी निकल आई वहां की ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि आप डिसीजन लें जल्दी से और हमें पाकिस्तान में शामिल करें, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसी वजह से उसने अपने हिंदू पैराट्रूपर्स को कहा कि आप फायरिंग करें, और विद इन मैटर ऑफ सेकंड सेवरल मुस्लिम्स वर किल्ड। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर जो मौजूद थे जो मुस्लिम्स, पश्तून, जो कश्मीरीज जैसे ही थे, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो उन्होंने बिना गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बिना किसी सपोर्ट के जो है वो इन्वेड कर दिया किसको, कश्मीर को। तो इस तरह से पाकिस्तानियों ने, या मुस्लिम्स में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने इन्वेड किया था उस टाइम पे। रीजन क्या थी, हरी सिंह ने जो फायरिंग करवाई मुस्लिम्स के ऊपर, जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे, इसके नतीजे में, इसी रीजन की वजह से मुस्लिम्स ने यहाँ से जो मुस्लिम पश्तून थे उन्होंने अटैक किया फिर हरी सिंह की जो भी उसकी हिंदू पैराट्रूपर्स थे या जो भी उसकी आर्मी थी। तो ट्राइबल्स फ्रॉम NWFP इन्वेडेड द वैली ऑन अक्टूबर 26 को जो है वो इन्वेड कर दिया, ट्राइबल्स नहीं या पश्तून ने, जिनको भी आप बोल सकते हैं। तो ये ऑन अक्टूबर 27 1947 इंडिया बिगेन टू एयरलिफ्ट इट्स ट्रूप टू श्रीनगर, अटैक ऑन ट्राइब्स। तो फिर क्या हुआ कि हरी सिंह तो परेशान हो गया और फौरन से उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इंडिया के साथ जाऊंगा। मतलब उसने कहा कि हम जो इल्हाक है वो किसके साथ करेंगे, इंडिया के साथ। माउंटबेटन को ये कह दिया और माउंटबेटन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, बट अवाम इस हक में नहीं थी। तो उसने, हरी सिंह ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इंडिया को कहा कि आप अपनी आर्मी को लेकर आ जाएं कश्मीर में, और अवाम को जो है वो अग्री कर लें कि अवाम को ज़बरदस्ती आप अग्री कर लें कि आपके साथ ही इल्हाक होगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट वार इरप्टेड बिटवीन इंडिया and Hari Singh decided to join India. Okay, this was the first war erupted between Pakistan and India, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पहली वार थी जो उस टाइम पे स्टार्ट हुई। और बिकॉज इसकी रीज़न क्या थी कि हरी सिंह ने ये डिसाइड किया था कि वो किसके साथ जाएगा, इंडिया के साथ, बट अवाम ऐसा नहीं चाहती थी। तो अवाम ने ही अंदर से जो है वो रेबल कर दिया था अगेंस्ट हरी सिंह, बिकॉज जो अवाम थी वहाँ की वो सारे के सारे क्या थे, मुस्लिम्स थे। 78% जैसे हमने कहा कि वो क्या थे, मुस्लिम्स थे। तो फिर जब हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया के साथ डिसाइड कर लिया इंडिया के साथ जाने के लिए, तो ऑन अक्टूबर 27 1947 इंडिया बिगेन टू एयरलिफ्ट इट्स ट्रूप्स टू श्रीनगर में ले आए वो यहाँ पर, एंड अटैक्ड ऑन ट्राइब्स। और जितने भी ट्राइब्स यहाँ से NWFP की तरफ से गए थे और वहाँ की आवाम थी उनको, उनके ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान वांटेड टू सेंड ट्रूप्स, पाकिस्तान उस टाइम वहाँ पर ट्रूप्स भेजना चाहता था, अपनी तरफ से गवर्नमेंट भेजना चाहती थी, बट पाकिस्तान के जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो थे जनरल ग्रेसी, ही वॉज ऑफ ब्रिटेन। स्टार्टिंग में ब्रिटेन ने दोनों को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, उनकी आर्मी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, आप ये समझे डिसिप्लिन में लाने के लिए अपने कमांडर इन चीफ्स दिए थे दोनों ही कंट्रीज को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। तो पाकिस्तान के जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, इंपॉर्टेंट MCQs है, वो कौन थे, जनरल ग्रेसी। तो जनरल ग्रेसी वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि पाकिस्तान के पहले आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो जनरल ग्रेसी। तो वो अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि ट्रूप्स भेजी जाएं, बिकॉज काफी देर तक ये प्रॉब्लम चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इन जनवरी 1948 इंडिया टुक डिस्प्यूट टू सिक्योरिटी काउंसिल, जो इंडिया है इस सारे मसले को कहाँ ले गया, सिक्योरिटी काउंसिल में, कि सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का जो है वो एक ऑर्गन है, वहाँ पर उनको कहा कि आप हमारे मसले को रिजोल्व करवाएं। इंडिया ही गया था पहले सिक्योरिटी काउंसिल के पास। देन ये करके तो इंडियन ट्रूप्स ने लॉन्च कर दिया एक फुल स्केल ट्रैक इसके ऊपर, ट्राइब्समैन के साथ, राइट बैक टू पाकिस्तान। तो मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से जिनको सपोर्ट हासिल थी उन ट्राइब्समैन को, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी तो एक तरह से एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं भेजी वहाँ पर, बट ट्राइब्समैन को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान की आर्मी ने भी। तो जो है वो फिर एक कंप्लीट अटैक उनके ऊपर कर दिया गया। पाकिस्तान ने फिर अटैक बैक किया। मतलब ये पहले वार जो है ये इंडियंस ने ही स्टार्ट की थी, हिंदूज नहीं, आप ये समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान अटैक बैक एंड टुक कंट्रोल ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो वो रीजन जो पहले पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था, वो रीजन जो है वो पाकिस्तान ने उनसे हासिल कर लिया। तो आप ये कश्मीर का जो मैप है ये आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है ये पाकिस्तान के साथ है, गिलगित वाली साइड पर, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इसी रीजन को बोला जाता है। यहाँ से गुजरता है इंडस रिवर, ठीक है, जो पाकिस्तान से गुजर कर किस तरफ जाता है, इंडिया की तरफ। ये श्रीनगर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं। ये सारा रीजन जो है इंडिया के पास है अभी, और ये वाला जो रीजन है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, ये किसके पास है, पाकिस्तान के पास है ये वाला रीजन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो लाइन फिर इस तरह से ये जो अटैक हुआ, फिर यहाँ से पाकिस्तान ने जब अटैक किया गिलगित की तरफ से, NWFP की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान ने ये वाला जो रीजन है ये सारा आज़ाद करवा लिया। उस टाइम पे इंडिया ने पहले जब अटैक किया तो फिर पाकिस्तान ने भी फुल स्केल अटैक किया बैक में उनके, और फिर जो है ये वाला रीजन जो है वो ये अलग करवा लिया किससे, इंडिया से। और ये इंडिया के पास है, इंडियन ऑक्युपाइड लद्दाख और कारगिल वाला जो रीजन है। और ये सियाचिन ग्लेशियर है,
ये एलओसी पर मौजूद है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर मौजूद है? एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? वो लाइन जो पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से क्या करती है? सेपरेट करती है। और कश्मीर का ये रीजन जो है ये चाइना के पास है, तो इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो लाइन है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये जो रीजन है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिमार्केशन हुई उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो इसी तरह से आप ये जो मैप है ये ड्रा कर सकते हैं अपने पेपर में, बहुत इजी है, एक दफ़ा बस आप ड्रा करके देखें एंड देन उसको जो है वो आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर, इंडिया ने जब देखा तो फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया और सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर कर दिया, द विड्रॉल ऑफ ऑल पाकिस्तानी एंड इंडियन ट्रूप्स एंड होल्डिंग ऑफ प्लेबिसाइट अंडर यूनाइटेड नेशन सुपरविजन के। यूनाइटेड नेशन अब ये जो है वो इसका इस्तिस्वाब रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि अवाम से पूछा जाएगा कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं एंड देन डिसाइड किया जाएगा। डेमोक्रेसी में है जिस तरह से कि अवाम की पार होती है, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं। इन जनवरी 1949 resolution began to implement it. In July 1949 the ceasefire line was demarcated। तो उसके बाद जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी बना दी गई। जो आज़ाद कश्मीर था वो पाकिस्तान के पास चला गया और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया के पास ही है अभी तक। तो अभी इन कश्मीर के साथ क्या हो रहा है ये तो करंट अफेयर्स की बात है, बट ये हिस्ट्री थी एक थोड़ी सी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो फर्स्ट वार हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पहला इंसिडेंट था किसका? पोस्ट इंडिपेंडेंस का। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के फर्स्ट इंसिडेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कश्मीर क्राइसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान को फर्स्ट जो है वो कश्मीर क्राइसिस को फेस करना पड़ा और किस तरह से पहली जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट इंसिडेंट थे हिस्ट्री में या नेक्स्ट जो सिनेरियोज थे उसके बाद उनको हम डिस्कस करेंगे। ऐसा हुआ कि जैसे ही कश्मीर का इशू अभी पेंडिंग ही था, कश्मीर का इशू भी चल ही रहा था कि उसी ड्यूरेशन में 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म की डेथ होगी। कायद आज़म वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा वो बीमार थे और उसके बाद उनको हार्ड वर्क करना पड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए भी, एंड देन उसके बाद पाकिस्तान को इनिशियली जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी उस ड्यूरेशन में भी उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दे के गए वो अपने उसी एक ईयर के दौरान 1947 से 1948 तक बहुत सारे उन्होंने काम किए कॉन्स्टिट्यूशनली। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनॉग्रेशन किया, उसके अलावा करेंसी पाकिस्तान को प्रोवाइड की उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में। तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करना पड़ी, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम और उन्होंने कंसंट्रेट नहीं किया उसकी तरफ। तो यही रीज़न बनी कि कायद आज़म वॉज डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। लास्ट टाइम उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इनॉग्रेशन के टाइम पर ही देखी गई, उसके बाद कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई कायद आज़म की। तो डेथ हो गई उनकी। तो उसके बाद अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो लियाकत अली खान थे। तो डिसाइड हुआ फिर उसके बाद कि गवर्नर जनरल जो सेकंड है पाकिस्तान के वो कौन होंगे? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और एट दैट टाइम लियाकत अली खान ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। हम साथ साथ सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे, तो पेपर में आने वाले एमसीक्यूज आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, जिसमें ये होता है कि सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे, थर्ड कौन थे, या फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, या सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर वन पेपर और फॉर अदर एमपीटी एग्जाम्स वगैरह जो भी एमसीक्यूज के हैं। और उसके अलावा इन चीज़ों को जब एक्यूरेटली आप फैक्ट्स के साथ मेंशन करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में भी, तो ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ओके जी। उसके बाद तो सेकंड गवर्नर जनरल बन गए ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू था वो था कॉन्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। जिस तरह से हमें पता है कि इंडिया ने फर्स्ट अपने ईयर्स में ही कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है वो इनेक्ट कर दिया था, बट पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ बहुत सालों तक। अगर इनेक्ट हुआ भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में तो वो एब्रोगेट हो गया उसके बाद 1958 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान में 1973 तक। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या एवोल्यूशन हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके जी। तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी कि पाकिस्तान किस एक्ट के अंडर पाकिस्तान बनाया गया, या सब कॉन्टिनेंट की जो पार्टीशन है वो किस एक्ट के अंडर हुई, तो वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपनी प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, के प्री पार्टीशन हिस्ट्री में, कि इंडियन एक्ट 1935 में क्या क्या उसकी क्लासेस थी। तो विद सर्टन अडेप्टेशन वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करके
मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, तो उसको जो है वो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया पाकिस्तान का, कि जब तक पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रन करेगी। लेकिन कायदे आज़म का एम तो ये था कि हम एक इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे, एक इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। तो इंडियन एक्ट 1935 तो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था और वो उनके लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग था। बट कायदे आज़म चाहते थे कि कोई इस्लामिक भी इसमें होनी चाहिए, क्लासेस वगैरह या इसके पॉइंट्स फीचर्स होने चाहिए कुछ। तो एज अ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सेट अप अंडर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो इट हैड टू एक्ट एज लेजिस्लेटिव बॉडी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड और टू ड्राफ्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बना दी गई थी, कि एक तो ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे अभी ये नेशनल असेंबली है हमारे पास, तो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट करेगी जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, और साथ में ये क्या करेगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी पाकिस्तान का। तो ये स्टार्टिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। लियाकत अली खान ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के लिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तमाम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ही, इस्लामिक फीचर्स को ही शामिल किया गया, ताकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक इंडियन एक्ट 1935 के साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसके अंदर इस्लामिक फीचर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रन किया जाए। अब उन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्या फीचर्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेजेंट किए थे, जिसमें इस्लाम और मॉडर्निज्म दोनों की वैल्यूज़ को सामने रखा गया था। और उसमें बताया गया था 1949 में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे बनेगा और उसकी क्या, उसके सेलियंट फीचर्स होंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये हम इस वीडियो में इसके फीचर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, और फिर हम देखेंगे कि कैसे मिनॉरिटीज़ ने इसकी अपोजिशन की और क्या इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये फाउंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की इन पाकिस्तान। मींस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। ये पास हुआ ऑन 12 मार्च 1949 को, और प्रेजेंट किया इसे लियाकत अली खान ने असेंबली में ऑन 7 मार्च 1949। इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुआ। डेट भी याद रखनी पड़ेगी, मंथ भी एंड ईयर भी, और 7 मार्च 1949 को इसे प्रेजेंट किया गया था असेंबली में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फर्स्ट इज सॉवरेनिटी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये क्लियर कर दिया गया कि ऑल सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह एंड ऑल अदर पीपल आर डेलीगेटेड पावर विद इन द लिमिट्स, कि बाकी अल्लाह पाक ने लोगों को स्टेट को चलाने के लिए, रन करने के लिए कुछ पावर्स अल्लाह की तरफ से डेलीगेट की गई हैं, बट सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह। सेकंड फीचर इज रिप्रेजेंटेशन। स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट जिसमें फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी और टॉलरेंस, मीन सारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मिनॉरिटी के राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की गई कि किस तरह से मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल तौर पर फ्रीडम होगा कि वो फ्रीली प्रोफेस कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें अपने रिलीजन को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों, किसी भी तरह से सब लोग अपने रिलीजन को आज़ादी से, फ्रीडम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेवलप देयर कल्चर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होगी जुडिशरी, और हर काम, हर फैसला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है उसके बारे में ये बताया गया। जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, यूनिटरी हो गई, फेडरल सिस्टम हो गया। तो पाकिस्तान के ये कहा गया कि पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन विद ऑटोनमस यूनिट्स, मींस ऑटोनमस यूनिट्स में आ जाते हैं। टेरिटरी होगी जैसे गिलगित बल्तिस्तान और प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी जिसमें ऑटोनमस यूनिट्स होंगे उसके। मिनॉरिटी के बारे में तो बता दिया कि मिनॉरिटी किस तरह से अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स के बारे में ये कहा गया कि मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रह सकते हैं, बिकॉज एज यू नो तहरीक पाकिस्तान में या फ्रीडम मूवमेंट में यही कहा गया था कि हमें अलग मुल्क किस लिए चाहिए, ताकि हम इस्लाम को फॉलो कर सकें, इस्लाम के रूल्स को। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉइंट बनाया गया, ये फीचर बनाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। मुस्लिम्स लाइव्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम होंगी, जैसा कि होली कुरान में और सुन्ना में ये सेट आउट किया गया है कि मुस्लिम्स को किस तरह से रहना है। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पार्ट में बात की गई है कि फंडामेंटल राइट्स
हर तरह के फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन के राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स हो गए, वो गारंटी किए जाएंगे तमाम मुस्लिम्स को भी, तमाम नॉन मुस्लिम्स को भी, मिनॉरिटी और मुस्लिम्स दोनों को कंप्लीट राइट्स दिए जाएंगे पाकिस्तान में। लास्ट है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ मूविंग इट, मिस्टर लियाकत अली खान कॉल्ड इट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ ऑफ कंट्री, नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस ओनली टू अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन है कंट्री के लिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली इसमें फीचर्स थे, गुड फीचर्स थे वेस्टर्न और इस्लामिक डेमोक्रेसी दोनों के। मिनॉरिटीज़ को भी राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए, डेमोक्रेसी को रखा गया, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी। फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अचीव गोल्स फॉर बेटर लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का एक फ्रेमवर्क था जिसने मैकेनिज्म दिया कि गोल्स सेट किए जा सकें बेटर लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। एंड इट वाज अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निज्म एंड इस्लामिज्म, जैसे बीच ही हमने बात की कि ये इस्लामिक और वेस्टर्न दोनों डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन था। द रेजोल्यूशन रिमेन प्रीएम्बल ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस। तो अपनी इसी इंपॉर्टेंस की वजह से रेजोल्यूशन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रीएम्बल रहा। प्रीएम्बल अमेंडमेंट के थ्रू इसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट कश्मीर क्राइसिस को पढ़ा जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था। देन कायद आज़म की डेथ हुई और सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने। एंड देन जो है वो फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसको प्रेजेंट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो इनिशियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा था। कश्मीर क्राइसिस वाज वन ऑफ देम। देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। तो अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट को हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हो गई 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप कर दी गई, कमेटीज़ बनाई गई कि वो ड्रा करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन को किस बेसिस पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेसिस पर। तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी उसको नाम दिया गया, जिसको ये टास्क दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर वर्क करेंगे, तो वो सेटअप की गई ऑन 12 मार्च। और किसने की, जो सेकंड गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उन्होंने इसको सेटअप किया। अब आपने ये याद रखना है कि पॉलिटिकली उस टाइम पे सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ही थे एट दैट टाइम। कमेटी के टोटल 24 मेंबर्स थे एंड हेड ऑफ कमेटी वाज मौलवी तमीज़ुद्दीन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी वाज लियाकत अली खान। कि लियाकत अली खान उस कमेटी के क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं और पेपर में मेंशन करने के लिए भी। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एज यू नो कि बहुत सारे पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पर भी रेफरेंस दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि बिकॉज पेपर में आने वाला ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता ही है किसी न किसी तरह। तो फर्स्ट रिपोर्ट फिर ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बन गई। इस कमेटी ने आफ्टर इतना सारा वर्क करने के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन की लीडरशिप में फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट की। इट वाज इन 1950। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पाकिस्तान पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड विंग ऑफ पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड विंग था पाकिस्तान का एट दैट टाइम। ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम पे भी बांग्लादेश है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किस चीज़ पर रेज़ किया कि इक्वल सीट्स क्यों दी गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को, जबकि वेस्ट पाकिस्तान तो अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप दे रहे हैं ये सीट्स, ईस्ट पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये एतराज़ किया, ये ऑब्जेक्शन किया कि इस रिपोर्ट में जो 1950 में प्रेजेंट की गई है, इसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है लेजिस्लेचर में, आप ये कह सकते हैं, राइट। लेजिस्लेशन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को, इवन दो कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ईस्ट पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। ईस्ट पाकिस्तान डिडंट लाइक, दूसरी चीज़ जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो ये थी कि इस रिपोर्ट में ये प्रेजेंट किया गया कि जस्ट उर्दू ही नेशनल लैंग्वेज होगी पाकिस्तान की। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो उनकी लैंग्वेज थी वो थी बंगाली। इस चीज़ पर उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। तो ये दो प्रॉब्लम सबसे पहले जो ग्रीवेंस प्रोड्यूस हुए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, वो यही रिपोर्ट थी 1950 की।
जिसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर दी गई दैन ईस्ट पाकिस्तान। बट इवन दो कि वेस्ट पाकिस्तान एरिया वाइज तो ज़्यादा था, बट पॉपुलेशन वाइज जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, ईस्ट पाकिस्तान की थी। और ये दो चीज़ें जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस वजह से जो गैप है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की आवाम के दरमियान वो बढ़ता गया। ये स्टार्ट इससे हुआ जो फर्स्ट रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेजेंट की गई। मींस आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का इशू था उसके बनने की बेसिक रीज़न क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स थे वो उस पर अग्री नहीं हो रहे थे दोनों। तो उसके अलावा उर्दू जो है वो ये नेशनल लैंग्वेज होगी, ये कहा गया उस रिपोर्ट में, ये चीज़ भी बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आई। उस टाइम पे लियाकत अली खान वाइस प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के, और उसके साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम इन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करेंगे और हम इनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, बट देयर असैसिनेशन अफेक्टेड द वर्किंग। लेकिन उनको जो है वो उनका मर्डर कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया उनको, और इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल रीज़न थी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग जो है वो स्टॉप हो गई एट दैट टाइम लियाकत अली खान की डेथ की वजह से। तो उसके बाद जब लियाकत अली खान की डेथ होगी, व्हेन लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन October 16, 1951, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो उस टाइम पे सेकंड गवर्नर जनरल थे वो खुद क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर। ही टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर एंड गुलाम मोहम्मद एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। तो आप ये कह सकते हैं कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज सेकंड गवर्नर जनरल एंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ही सेकंड गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ही। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और फिर जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन बन गए, गुलाम मोहम्मद। तो गुलाम मोहम्मद वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अंडर प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, सेकंड ड्राफ्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन December 22, 1952। इसके बाद जो है ये फर्स्ट रिपोर्ट तो प्रेजेंट की गई थी जब लियाकत अली खान थे, जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे और वाइस प्रेसिडेंट थे कमेटी के। बट जो सेकंड फिर वो तो ड्राफ्ट वहीं रह गया, वो कैंसिल हो गया बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान ने उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस किए। बट फिर उसके बाद ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने सेकंड ड्राफ्ट दिया बेसिक प्रिंसिपल, उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी उन्होंने सेकंड ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अब कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बट एट दैट टाइम पॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन का शिकार था। लियाकत अली खान की डेथ के बाद पॉलिटिकली स्टेबल बहुत देर के बाद जाके हुआ पाकिस्तान। तो उस टाइम पे एंटी अहमदिया मूवमेंट चल रही थी, फूड कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्सन हो चुकी थी पाकिस्तान में, माइग्रेशन के और भी बहुत सारे इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान उनको फेस कर रहा था। तो इसी वजह से ये मूवमेंट्स हैं, इन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जो स्टेट है एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनको जो है इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं की जा रही थी। तो ये बाकी सबका ये ख्याल था उस टाइम पे, जो बाकी सारी लीडरशिप थी, कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को रिज़ाइन कर देना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर, कि वो प्राइम मिनिस्टर ना रहे, मतलब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान एग्जैक्टली पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार था। हर तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे जो प्राइम मिनिस्टर के लिए खुद एक प्रॉब्लम बन रहे थे। तो फिर इनके अगेंस्ट एंटी अहमदिया मूवमेंट चल रही थी, और भी बहुत सारी मूवमेंट चल रही थी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर और अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप। मींस लियाकत अली खान कायद अज़म की डेथ के बाद तो एक होल प्रोड्यूस हुआ ही पाकिस्तान की लीडरशिप में, बट लियाकत अली खान ने उसको काफ़ी हद तक मैनेज किया। बट लियाकत अली खान की डेथ के बाद जो है ये होल वर्सन हो गया, और फिर पॉलिटिकली पाकिस्तान पोलराइजेशन का शिकार हो गया। दीज मूवमेंट्स वर्सन द सिचुएशन इन द कंट्री, वर्सन टू द ब्रिंक ऑफ एनार्की एंड सिविल वार। पाकिस्तान में इस तरह से था कि उस टाइम पे सिविल वार जिस तरह से हो जाती है कंट्री में, ये कंडीशन थी, और एमरजेंसी भी पाकिस्तान में उस टाइम पे लगी जिस टाइम पे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वाज प्राइम मिनिस्टर। तो फिर ये हुआ कि सेकंड गवर्नर जनरल, जो थर्ड गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, गुलाम मलिक मोहम्मद, उन्होंने खुद ही प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया। मतलब गवर्नर जनरल के पास ये बात थी कि वो डिसमिस कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर को। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया था, तो उसी गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिसमिस कर दिया ऑन April 17, 1953 को। जो है इस तरह हुआ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद, लियाकत अली खान की डेथ के 1.5 ईयर के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिसमिस कर दिया गया।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज मोहम्मद अली बोगरा। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान में जो है वो इंस्टेबिलिटी उसी तरह से बढ़ रही थी जिस टाइम पे मोहम्मद अली बोगरा जो है वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज तो था ही। अब ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड थी कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ ना होने की वजह से, कंट्री में एक स्पेसिफिक लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से पाकिस्तान पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार था, और इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा था। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड थी, एक चीज़ दूसरी को इम्पैक्ट कर रही थी, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ना होना जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री को पाकिस्तान की को डिस्ट्रॉय कर रहा था। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार था। अब उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा है, उन्होंने एक बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया गया वो ईस्ट पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और किस तरह से ये सारा जो मोहम्मद अली बोगरा ने जो फार्मूला दिया था वो किस तरह से पाकिस्तान के हक़ में बेहतर था, और क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you need notes, do mention in relevant videos comment section. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं कि 1947 के बाद इंसिडेंट वाइज क्या क्या हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों हिस्ट्री को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। इससे पहले हमने कश्मीर क्राइसिस को स्टडी किया कि किस तरह से कश्मीर क्राइसिस हुआ, दैन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस तरह से आई कायद आज़म की डेथ के बाद, एंड देन लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन हो गई। तो लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन के बाद किस तरह से पॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि वो होल जो कायद आज़म के जाने के बाद लियाकत अली ख़ान ने काफ़ी हद तक फिल कर दिया था। अब उसको फिल करना मुश्किल हो रहा था कि 1951 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 6 to 7 प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान ने अपने चेंज किए। तो ये अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा, ये पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की निशानी है कि इतना ज़्यादा आपके जो लीडरशिप है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप वो इतनी जल्दी चेंज हो, तो ये इंतहाई ज़्यादा जो वर्स्ट इंस्टेबिलिटी आपके कंट्री में, आपकी स्टेट में हो सकती है जिसमें इस तरह से हो रहा हो। तो राइट एट दैट टाइम जब उसके बाद ग़ुलाम मोहम्मद जो है वो बने गवर्नर जनरल आफ्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो है वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन गए लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन के बाद, और ग़ुलाम मोहम्मद को जो है वो क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। बिकॉज इससे पहले नाज़िमुद्दीन जो है वो ख़ुद गवर्नर जनरल थे सेकंड, एंड ख़ुद वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए, और ग़ुलाम मोहम्मद को जो है वो बना दिया गवर्नर जनरल। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में लियाकत अली ख़ान की डेथ के बाद। तो ग़ुलाम मोहम्मद जो है वो इतनी वर्स्ट कंडीशन क्रिएट हुई कि लीडर्स ने ये सोचा, सब ने पॉलिटिकल लीडरशिप ने, कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो उनको खुद ही ग़ुलाम मोहम्मद जो उस टाइम पे, जिनको नाज़िमुद्दीन ने ही गवर्नर जनरल बनाया था, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करने के बाद उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया। अब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने अपनी फ़र्स्ट रिपोर्ट पेश की थी जब लियाकत अली ख़ान जो है वो भी ज़िंदा थे, तो उस ड्यूरेशन में, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान ग्रीवेंसेस प्रोड्यूस हुए, और इसी कमेटी की रिपोर्ट की बेस पर कि उनको उसमें जो कमेटी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन, उस रिपोर्ट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो आप हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री की सीरीज़ है उसको स्टार्ट से अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या हिस्ट्री में हुआ पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली एक साथ। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को आप एक साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको दोनों का जो मर्जर है वो समझ आएगा, तो आपकी बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में। तो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है, चाहे आपको इस पर क्वेश्चन आए या ना आए CSS के पाकिस्तान के अफेयर्स के पेपर में, बट MCQs के लिए एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, और दूसरा आपको नॉलेज होना बहुत मस्ट है आप खुद अपनी ही स्टेट की हिस्ट्री का। तो ये ऐसा हुआ कि आफ्टर डिसमिसिंग प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को तो डिसमिस किया ही ख्वाजा मोहम्मद ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया कि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये नहीं रहेगी। तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ख़त्म हुई, और जो फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो मोहम्मद अली बोगरा थे। मोहम्मद अली बोगरा वाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट वाज लियाकत अली ख़ान, एंड सेकंड वाज ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, एंड थर्ड वाज मोहम्मद अली बोगरा। जैसे ही मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, जो हम अपनी कंट्री में सबसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे। बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, हमारे पास एक गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क होगा, तो हम पॉलिटिकली भी स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक करेक्ट बात थी। तो मोहम्मद अली बोगरा ने एक फॉर्मूला लेकर आए जिसके अंडर उन्होंने कहा कि इस तरह से हम डिवाइड करेंगे सीट्स को। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, और वो एक ये फॉर्मूला था, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिपोर्ट थी आप कह सकते हैं, जिस पे दोनों ही ये मतलब ईस्ट पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज़्यादा खुश थे, या बहुत ज़्यादा वो इसके लिए विलिंग थे, ये जो फॉर्मूला पेश किया मोहम्मद अली बोगरा ने। अब इस फॉर्मूला में क्या था, हम सिंपल इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मोहम्मद अली बोगरा ने अपना जो बोगरा फार्मूला दिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा और उसके 2 हाउसेज होंगे, जैसे अभी जो पाकिस्तान के हैं 2 हाउसेज हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। उन्होंने कहा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल होगा, अपर हाउस होगा उसका, लोअर हाउस होगा। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, इनको सबको एक, अगर हम प्रोविंस समझेंगे सबको एक प्रोविंसेस की बेस पर, तो वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं और ईस्ट पाकिस्तान एक ही प्रोविंस है, तो अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनकी 10-10 सीट्स होंगी अपर हाउस में, और अपर हाउस की टोटल 50 सीट्स होंगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, उन्होंने कहा कि लोअर हाउस में हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो वेस्ट पाकिस्तान है, इवन दो कि ये एरिया वाइज लार्जर है, और वैसे भी मतलब बेसिक जो अगर हम देखें तो मेन पॉइंट जो पाकिस्तान का वो वेस्ट पाकिस्तान ही उस टाइम पे कंसिडर किया जा रहा था। तो वेस्ट पाकिस्तान की 135 सीट्स होंगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तमाम चारों सूबों की, और ईस्ट पाकिस्तान अकेले एक सूबे की 165 सीट्स होंगी, बिकॉज वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। मीन्स उन्होंने अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी 10-10 सीट्स के साथ, और ये कहा कि लोअर हाउस में वेस्ट पाकिस्तान जो अभी करंट पाकिस्तान है इसके 4 प्रोविंसेस हैं, और 4 प्रोविंसेस के पास टोटल 135 सीट्स होंगी लोअर हाउस में, और 165 सीट्स होंगी ईस्ट पाकिस्तान के पास। मतलब ये टोटल 350 सीट्स बनती थी, जो उस टाइम पे बोगरा फार्मूला में सजेस्ट की गई। और उन्होंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान में लोअर हाउस के पास जो लोअर हाउस की सीट्स हैं ईच प्रोविंस के पास, वो इस तरह से होंगी कि पंजाब के पास 75 सीट्स होंगी, सिंध के पास 19, NWFP के पास 24, और बलोचिस्तान के पास अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 17 सीट्स होंगी। मीन्स ये टोटल मिलाएं तो ये 135 सीट्स बनती हैं, और अकेले ईस्ट पाकिस्तान के पास लोअर हाउस में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 165 सीट्स होंगी। ये बहुत एक बैलेंस्ड बात थी उस टाइम पे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को और वेस्ट पाकिस्तान भी इस चीज़ पर अग्री हो गया ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक, जो लॉयल लीडर्स थे। और दूसरी बात, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये कहा कि अगर हेड ऑफ स्टेट वेस्ट पाकिस्तान से होगा, तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको ईस्ट पाकिस्तान से होगा। वो हम इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि हेड ऑफ स्टेट, एज यू नो कि हेड ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट को, और हेड ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। तो बोगरा फार्मूला में ये सजेस्ट किया गया कि अगर हेड ऑफ स्टेट कंट्री का वेस्ट पाकिस्तान से होगा, तो प्राइम मिनिस्टर ईस्ट पाकिस्तान से होगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर वेस्ट से होगा, तो हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो किससे होंगे, वेस्ट पाकिस्तान से होंगे, ताकि बैलेंस रखा जा सके। इसको 1 यूनिट फॉर्मूला भी कहा जाता है। बोगरा फार्मूला ने जो फॉर्मूला दिया उसको 1 यूनिट फॉर्मूला भी कहा जाता है। और इसमें जो दूसरी बात जिस पर बंगालीज बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, पहली कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर, जो लियाकत अली खान के दौर में दी गई, कि उर्दू और बंगाली दोनों ही नेशनल लैंग्वेजेस होंगी पाकिस्तान की। मतलब उस टाइम पे जो फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट की गई उसमें जस्ट उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज बनाया गया था, बट इसमें बोगरा फार्मूला में उर्दू और बंगाली दोनों को ही नेशनल लैंग्वेजेस कह दिया गया। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला वाज प्रेजेंटेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन अक्टूबर 7, 1953। तो अगर आपको है कि बोगरा फार्मूला कब प्रेजेंट किया गया या कब उसको बताया गया, तो आप कह सकते हैं कि ऑन अक्टूबर 7, 1953 में बोगरा फार्मूला को प्रेजेंट किया गया। अगर आप MPT की बात करें, जो CSS से पहले होता है, एक MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है, उसके अलावा 1 पेपर MCQs है, तो उसमें अब जो MCQs पूछे जाते हैं उनमें जस्ट ईयर मेंशन नहीं होता, बल्कि साथ डेट और मंथ भी लिखा होता है। तो आपको ये डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स की याद करना मस्ट है अब आपके लिए। MPT के अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो उसमें जस्ट इतना नहीं पूछा जाता कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने कब सॉन किया एज प्राइम मिनिस्टर, उसका ईयर नहीं बल्कि उसकी डेट भी जो है वो मेंशन की जाती है MCQs में। तो डेट भी याद करना आपके लिए ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि आप डेट भी याद रखें। तो दिस वाज द बोगरा फार्मूला कि सिंपल उन्होंने जस्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर की सीट्स की बात की थी और एक नेशनल और लैंग्वेज की बात की थी कि इस तरह से होगी। और इस चीज़ पर जो है वो काफ़ी हद तक बंगालीज या जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अग्री थे। अब नेक्स्ट क्या हुआ,
ओके, तो अगर हम रिजल्ट्स देखें कि क्या रिजल्ट्स हुए बोगरा फार्मूला के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे या किस तरह से उसको लिया गया पाकिस्तान में, तो बोगरा फार्मूला वाज अप्रिशिएटेड बाय डिफरेंट सेक्शंस एंड बोथ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री, मींस वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दोनों को ही ये जो फार्मूला है ये पसंद आया. इट वाज डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर 13 डेज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी फाइनलाइज्ड. तो इससे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया जाता 13 डेज तक इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कस करते रहे. तो गुलाम मोहम्मद जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया. गुलाम मोहम्मद वाज थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड ही डिसॉल्व द असेंबली बिफोर इट कुड प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. कि 1953 में इससे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया जाता, जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया. तो ये पाकिस्तान मीन्स आप देखें उन ईयर्स में कि इतने सालों में, जस्ट 9 ईयर्स में, आप 1947 से 1958 तक की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 10.5 ईयर बनता है, तो उसमें पाकिस्तान ने अपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए. उसमें भी 1947 से 51 तक तो वैसे ही लियाकत अली खान रहे, और लियाकत अली खान के बाद 1951 से 1958 तक का मोस्ट क्रिटिकल पीरियड था पाकिस्तान के लिए. और देन अगेन असेंबली जो है वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई. असेंबली को क्यों डिसॉल्व किया गया? असेंबली वाज डिसॉल्व टू काउंटर बिल कंटेनिंग द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, बिकॉज गुलाम मोहम्मद वाज गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की पावर्स को कम करने के लिए, कि जिस तरह से गवर्नर जनरल ने पहले प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस कर दिया था, तो इसकी असेंबली जो है वो उसको डिसॉल्व कर दिया गया कि कहीं असेंबली जो है वो पावर जो है गवर्नर जनरल की उसको कम ना कर दे. अब जब असेंबली डिसॉल्व हुई, असेंबली जो लेजिस्लेशन कर रही थी वो डिसॉल्व हुई, तो प्राइम मिनिस्टर भी ख़त्म हो गए, बिकॉज उस टाइम पे यही था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता या जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कुछ भी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही एज अ लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेटर के तौर पर एक्ट करेगी. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही एक्चुअली लेजिस्लेशन कर रही थी उस टाइम पे पाकिस्तान में. तो जब वो डिसॉल्व हुई तो प्राइम मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो गए. तो बिकॉज, लेकिन गवर्नर जनरल उस टाइम पे गुलाम मोहम्मद ही थे. गुलाम मोहम्मद ने कहा कि मोहम्मद अली बोगरा को, मुझे आपसे कोई इशू नहीं है, आप अगेन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बट मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को गवर्नर जनरल की पावर्स को कम नहीं करने दूंगा. तो मोहम्मद अली बोगरा अगेन स्वॉर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑन October 26, 1954. कि उन्होंने अगेन जो है वो, मतलब इनको एक ही इनका ड्यूरेशन गिना जाता है, बट इन्होंने दोबारा हलफ उठाया था अगेन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के डिसॉल्विंग के बाद इन्होंने अगेन एक बार हलफ उठाया था. तो मोहम्मद अली बोगरा अगेन जो है 1954 में अगेन पाकिस्तान के बन गए प्राइम मिनिस्टर. मोहम्मद अली बोगरा के दौर में ही पाकिस्तान ने सेंटो और सैटो को ज्वाइन किया था. समझ सकते हैं कि ये सेंटो और सैटो की हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशंस थी और इनको क्यों पाकिस्तान ने यूएस की बैक लेने के लिए, कि यूएस हमें हेल्प आउट करेगा तमाम जगह पर, तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, जिसका बाद में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा, बिकॉज सोवियत यूनियन जो है वो फिर बहुत ज़्यादा इसी वजह से अगेंस्ट हो गया था पाकिस्तान के. तो ये एक अलग से स्टोरी है ऑर्गेनाइजेशन की. ओके, देन फिर क्या हुआ कि इन अगस्त 1955 सिकंदर मिर्ज़ा टुक ओवर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. एक्चुअली ऐसा हुआ कि गुलाम मोहम्मद जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, आप कह सकते हैं कि वो मुल्क से बाहर थे, और वो कुछ देर के लिए एज आ केयर टेकर, आप कह सकते हैं, गवर्नर जनरल बना के गए सिकंदर मिर्ज़ा को. इन अगस्त 1955 सिकंदर मिर्ज़ा ने एज आ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान टुक ओवर कर लिया. कैसे टुक ओवर किया उन्होंने कि गुलाम मोहम्मद वॉज इल, तो वो कंट्री से बाहर थे ट्रीटमेंट के लिए, तो पीछे से जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो क्या हो गए, एक्टिंग गवर्नर जनरल की जगह पर वो कंप्लीट गवर्नर जनरल बन गए पाकिस्तान के, कि गुलाम मोहम्मद जो हैं वो बीमार हैं. तो ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ऐसा हुआ है कि जिस भी पॉलिटिकल लीडर ने किसी और लीडर को लेके आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ गवर्नर जनरल किसी भी तरह से, तो उसी ने आके नेक्स्ट उनको ख़त्म किया, पीछे वाले को जो उनको लेके आया था. जैसे सिकंदर मिर्ज़ा को लेके आए अगर गुलाम मोहम्मद, और गुलाम मोहम्मद को ही उन्होंने डिसमिस कर दिया, और इसी तरह से सिकंदर मिर्ज़ा को नेक्स्ट फिर सदर अयूब, प्रेसिडेंट अयूब ने जो उनके साथ किया, तो वो भी हम नेक्स्ट हिस्ट्री में देखेंगे. तो ये आप पीछे वाली भी जैसे हमने हिस्ट्री देखी है कि गुलाम मोहम्मद को भी गवर्नर जनरल किसने बनाया था, नाज़िमुद्दीन ने, और फिर नाज़िमुद्दीन को भी डिसमिस किसने किया, गुलाम मोहम्मद ने. तो इन अगस्त ऑफ 1955 एक्टिंग गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो है उन्होंने फिर डिसमिस कर दिया किसको, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा को. मतलब पहले वो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, देन वो फिर कंप्लीट उन्होंने टुक ओवर कर लिया विद अदर पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प से, और उन्होंने डिसमिस कर दिया उस टाइम पे जो पाकिस्तान के 3rd प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा. तो मोहम्मद अली बोगरा का फॉर्मूला भी ख़त्म हो गया और मोहम्मद अली बोगरा की गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई उस टाइम पे. नेक्स्ट फिर पाकिस्तान के जो 4th प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी मोहम्मद अली, ही वॉज अपॉइंटेड एज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त ऑफ 11, 1955 को. सिकंदर मिर्ज़ा वॉज कन्फर्म्ड एज द
फोर्थ गवर्नर जनरल ऑन October 4, 1955। इससे पहले वो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे। जैसे आपको बताया कि गुलाम मोहम्मद जो है वो ही वॉज इल, तो वो अपनी जगह पर जो है वो एक्टिंग गवर्नर जनरल किसको बना कर गए थे, सिकंदर मिर्ज़ा को। तो उनके वापस कंट्री आने से पहले पहले ही सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो क्या बन गए, पाकिस्तान के फोर्थ गवर्नर जनरल बन गए, और जो है गुलाम मोहम्मद उनको डिसमिस कर दिया गया। तो ये थी पाकिस्तान की हिस्ट्री टिल 1955। इससे नेक्स्ट अब 1956 में पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर्डल्स आई उन सबको हमने देखा। अब कौन कैसे नेक्स्ट जो है वो क्या फीचर्स थे हमारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसने उसको बनाया, सिकंदर मिर्ज़ा ने जिस तरह से है वो उसको प्रेजेंट किया 1956 में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स थे और किस तरह से उसको इनेक्ट किया गया, तो उस हिस्ट्री को 1958 तक की हिस्ट्री को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स टू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। 1947 से लेकर 1958 तक के पीरियड को हम फर्स्ट कवर करेंगे, देन नेक्स्ट ईयर वाइज दिस ईयर में जो जो इंसिडेंट हुआ उसको डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हमने प्री पार्टीशन को डिस्कस किया। तो हम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों हिस्ट्रीज को साथ लेके चल रहे हैं, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेस्ट पाकिस्तान को इस्टेब्लिश कर दिया गया एज वन यूनिट। किस ईयर में किया गया, 1955 में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो सिकंदर मिर्ज़ा हैं वो क्या बन गए थे, पाकिस्तान के फोर्थ गवर्नर जनरल बन गए थे। इससे पहले बोगरा फार्मूला हमारा टॉपिक था इसका, बट बोगरा फार्मूला इनेक्ट नहीं हो सका बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान पॉलिटिकली इतना इनस्टेबल था कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा देर तक रन नहीं कर पा रही थी। सिर्फ पाकिस्तान बनने के 9 ईयर्स के ड्यूरेशन में पाकिस्तान ने इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, 4 गवर्नर जनरल्स चेंज किए, और उसके बाद फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल से जो ओहदा गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया, प्रेसिडेंट का। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि वेस्ट पाकिस्तान को किस तरह से और किस वजह से वन यूनिट बनाने की कोशिश की गई। इसका फर्स्ट है बैकग्राउंड। इवन आफ्टर 8 ईयर्स पाकिस्तान वॉज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। 8 ईयर्स गुजर चुके थे, इंडिया भी हमारे साथ ही इंडिपेंडेंस उनको मिली थी, बट वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में ही बना चुके थे। बट पाकिस्तान वॉज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स होते हैं जिनके थ्रू एक गवर्नमेंट को रन किया जाता है, एक स्टेट को रन किया जाता है। तो जब वो रूल्स ही नहीं थे हमारे पास, तो हमारा किस तरह से स्टेबिलिटी आ सकती थी हमारी स्टेट में। तो इसका रीज़न क्या था, बेसिक रीज़न जो था अकॉर्डिंग टू पॉलिटिशियंस वो यही था कि हमारे जो दोनों विंग्स हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इनके दरमियान कोई लैंड कनेक्शन नहीं है, और उसके अलावा अनइक्वल विंग सेपरेटेड बाय मोर देन 1000 माइल्स। तो इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम जो 4 प्रोविंसेस हैं वेस्ट पाकिस्तान के, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और WFP, उनको हम मर्ज करके एक ही यूनिट बना देते हैं, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन का इशू आता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम इसको वेस्ट पाकिस्तान को भी एक यूनिट काउंट करें, और जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान है वो तो ऑलरेडी एक यूनिट ही है। इसी डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को, ये जो रिप्रेजेंटेशन का इशू था ना, ये सबसे बड़ा इशू था पाकिस्तान के लिए कि कायदे आज़म कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के गए, और अभी तक 1955 तक पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एट दैट टाइम। ये तो उसके लिए क्या किया गया, अब ये एक यूनिट बनाने के लिए 4 प्रोविंसेस को इकट्ठा एक यूनिट बनाने के लिए 30 सितंबर को एक बिल पास हुआ असेंबली में। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उस टाइम पे, वही लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो उन्होंने सबने जो है वो सब जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने 1 यूनिट की फेवर में जो है वो जो पास कर दिया बिल को। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट है और उसका एक कैपिटल है ढाका, जिस तरह से, इसी तरह से लाहौर जो है ये हमारे इस 1 यूनिट का कैपिटल होगा इन 4 प्रोविंसेस का। तो ये हो गया, 1 यूनिट बन गया। 1 यूनिट का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे मुश्ताक अहमद गुरमानी साहब। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे डॉक्टर खान साहब। इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि पाकिस्तान में जब वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बनाया गया तो उसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ 1 यूनिट वेस्ट पाकिस्तान। ओके, अब 1 यूनिट तो बन गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है
कि क्या बेसिक क्या रीजंस थी। एक तो रीज़न ये थी कि कोई लैंड कनेक्शन नहीं था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की रिप्रेजेंटेशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी, जैसे हमने बोगरा फार्मूला में डिस्कस किया, उस रिप्रेजेंटेशन पर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो है वो एक पेज पे नहीं आ रहे थे वो लोग। तो यही सोचा गया कि हम जो है वेस्ट पाकिस्तान को भी एज अ वन यूनिट ही लेंगे। बेशक इसका जो है वो एरिया बहुत ज़्यादा है और ईस्ट पाकिस्तान का इतना एरिया नहीं है, बट हम दोनों को एज अ वन यूनिट अगर हम टैकल करेंगे तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्या होगा, ईजी होगा। सबसे बेसिक रीज़न यही थी। अब और जो बाकी रीज़न है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, कि जिस तरह से 4 प्रोविंसेस की अलग-अलग सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज हम एज अ वन यूनिट जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान को टैकल कर रहे हैं एज अ वन यूनिट, इसी तरह से हम वेस्ट पाकिस्तान को भी एज अ वन यूनिट टैकल कर लेंगे, और जो इसके अलग-अलग प्रोविंसेस के एक्सपेंडिचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इजी कम्युनिकेशन हो जाएगी, कि प्रोविंसेस की बेस पर कम्युनिकेट करना ईस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ये कम्युनिकेशन एक ही जगह से होगी। फिर मींस एक जो वेस्ट पाकिस्तान है उसका एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा और वही ईस्ट पाकिस्तान जो है उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगी। उसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज का शिकार थे वहाँ के लोग, कि उनके साथ गलत सलूक किया जाता है फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। तो इसी को एलिमिनेट किया जा सकता है, उन्होंने कहा एट दैट टाइम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स इन फेडरल लेजिस्लेचर, तो उसके अलावा वही बात सबसे जो इम्पोर्टेंट थी कि बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस 4 प्रोविंसेस होने की वजह से जो रिप्रेजेंटेशन है उसका बहुत ज़्यादा इशू था। इसी इशू को टैकल करने के लिए इट वाज अ बिग हर्डल इन द वे ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये क्रिएट हो रही थी कि पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के 4 जो हैं वो प्रोविंसेस थे और उधर एक ही यूनिट था, एक ही प्रोविंस था। तो वो जो आपस में कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा गैप आता जा रहा था उसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद जो लेजिस्लेचर है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसका इशू चल रहा था। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थी जिनकी वजह से वन यूनिट बनाया गया। अब ये वन यूनिट कामयाब हुआ या नहीं हुआ, इसको हम देखेंगे कि क्या इसकी किस तरह से ये कब तक चलता रहा और कब इसको फिर जो है ख़त्म कर दिया गया वन यूनिट। नेक्स्ट आर कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या रिजल्ट हुआ। ठीक है, वन यूनिट बना दिया, उसकी रीजंस भी दे दी कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मर्ज कर रहे हैं प्रोविंसेस को इन वन यूनिट। तो मर्जिंग ऑफ द प्रोविंसेस क्रिएटेड फर्दर ट्रबल्स। अब इससे और ज़्यादा मसले पैदा हुए, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान, ड्यू टू डैट वेस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेचर पास्ट बिल इन अक्टूबर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ वन यूनिट, कि वेस्ट पाकिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। डिफरेंट सूबे, डिफरेंट प्रोविंसेस, वो लैंग्वेज बेस पे आप कह लें या जिस तरह से भी, वो डिफरेंट थे एक दूसरे से अपने कल्चरल बेस पर, तो उन्होंने एक यूनिट में जो है वो रहना पसंद नहीं किया। तो वेस्ट पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर थी उसने अक्टूबर में एक बिल पास किया कि आप वन यूनिट को डिज़ोल्व कर दें, हम ऐसा नहीं रहेंगे। इसी से फिर जो पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे सहरवर्दी, इसी वजह से उनकी कैबिनेट भी, उसका भी डाउनफॉल हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस द मिनिस्टर्स इन पंजाब, सिंध एंड NWFP। तो ये अब देखिए एक यूनिट बनाना था, तो यही वो एक्सपेंडिचर्स बचाना चाह रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, कि सारी की सारी जो पंजाब, सिंध और NWFP की मिनिस्ट्रीज थी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सारी की सारी क्या कर दी, डिज़ोल्व कर दी, डिसमिस कर दी। बिकॉज अब उन्होंने कहा कि एज अ वन यूनिट चलेंगे और एक ही जगह से सारी चीज़ें टैकल होंगी, अलग-अलग सूबों से टैकल नहीं की जाएंगी। तो ये सूबों ने इसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन के तौर पर लिया कि ये तो हमारे साथ गलत किया गया है, हम एक यूनिट में नहीं रहना चाहते। तो इसने जो है वो पॉलिटिकली पाकिस्तान को ज़्यादा अनस्टेबल किया, इस रैदर दैन कि ये स्टेबल करता, कि वही इश्यूज जो पहले वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के थे अब वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आ गए, कि प्रोविंसेस के आपस में जो है वो इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए। तो वही चीज़ जिसको पहले वो लैंड की वजह से जिसका रीज़न करार दे रहे थे, अब वो बिना लैंड के इतने डिस्टेंस के भी वही सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गए। आल्दो कि ईस्ट पाकिस्तान इस चीज़ पर
अग्री था कि हाँ ठीक है 1 यूनिट होना चाहिए, ताकि हमें भी फिर उसी तरह से टैकल किया जाए जिस तरह से पाकिस्तान के बाकी जो है उसको एज अ वेस्ट पाकिस्तान को टैकल किया जाएगा। तो इट क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स इंटरनली इन वेस्ट पाकिस्तान। जैसे आपको बताया कि इसने कुछ हद तक प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट आउट कर दी रिप्रेजेंटेशन की बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, बट वेस्ट पाकिस्तान के इंटरनली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए, एक मैस क्रिएट हो गया। नाइदर द इट वॉज रिमूव्ड। अच्छा, इससे ना तो इतनी कोई डिस्पैरिटी रिमूव हुई वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में, बल्कि और ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो मैस क्रिएट होना शुरू हो गए, जो मोस्टली वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान के खुद के थे। तो ये जो 1 यूनिट है ये कंटिन्यू रहा अंटिल जनरल याहिया खान डिजॉल्व्ड इट ऑन जुलाई 1, 1970। ओके, 1 यूनिट जो है वो 1970 तक कंटिन्यू रहा। तो ये चीज़ इसको एक्चुअली बनाया इसलिए गया था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, बट इसने जो है वो एग्रवेट कर दिया किसको, वेस्ट पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ को, कि प्रोविंसेस के आपस के प्रॉब्लम्स। अब देखें अभी भी अगर आप देखें तो प्रोविंसेस के कितने सारे, बलूचिस्तान को इशू है बाकी सारे प्रोविंसेस से, तो उस टाइम पे भी इसी तरह था कि वो प्रोविंसेस जो हैं वो ही एक दूसरे के साथ एज अ 1 यूनिट नहीं रहना चाहते थे कि पंजाब से हर चीज़ को लीड किया जाए। जैसे लाहौर है, लाहौर को कैपिटल बना दिया गया था 1 यूनिट का, तो ये चीज़ें जो हैं बाकी प्रोविंसेस को पसंद नहीं आई। तो फिर ये बहुत ज़्यादा ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ना तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सका 1955 तक, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो इंसिडेंट है इम्पोर्टेंट हमारी हिस्ट्री का, वो है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था और किस तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसके सेलियन फीचर्स क्या थे, वो फेल क्यों हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनते हुए। तो उसको हमने वैसे तो हमने जनरल हमने सारी हिस्ट्री में डिस्कस किया है, बट उसका एक अलग से एक टॉपिक हम बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इतनी देर लगी हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने में और क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 ईयर्स के अंदर अंदर ही एब्रोगेट हो गया। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स टू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद पीडीएफ नोट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया गया 1955 में। नेक्स्ट इंसिडेंट है 1956 का इंसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। इतनी ड्यूरेशन में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए 1947 से लेकर 1958 तक। 7 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने और 4 गवर्नर जनरल बने और एक जो है वो नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल किस में कन्वर्ट हो गए, प्रेसिडेंट में। तो फर्स्ट है कि आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज एज 4th प्राइम मिनिस्टर, अपने याद रखना है चौधरी मोहम्मद अली, इसलिए साथ साथ आप मेंशन करें हमेशा आपके जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनका नंबर, बिकॉज MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज एज 4th प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली वर्क टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपने ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में प्रेजेंट किया गया, ही वॉज मोहम्मद अली। इस्कंदर मिर्जा वॉज 4th गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। हमने ये अपनी इससे पहले 1 यूनिट से पहले जो बोगरा फार्मूला हमने वीडियो डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इस्कंदर मिर्जा जो है वो क्या बन चुके थे, पाकिस्तान के 4th गवर्नर जनरल बन चुके थे। ही वॉज द फर्स्ट President of Pakistan and he was the 4th Governor General of Pakistan. Constitution was enforced in the country on March 23rd, 1956. Pakistan status as Dominion ended. वही जो हमारा पहले 1935 के एक्ट की वजह से पाकिस्तान को एज अ डोमिनियन देखा जा रहा था, वो खत्म हो गया। And country was declared as an Islamic Republic of Pakistan और according to Constitution, जैसे आपको पहले ही डिस्कस किया हमने हर वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, एक कंट्री को रन करने के जो है वो रूल बताता है कि किस तरह से रन होगी कंट्री, क्या क्या कंट्री की जो है वो नेम होगा, बाकी सब उसकी जो कंडीशंस हैं वो किस में मेंशन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को जो नेम है वो क्या होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बिकेम नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। हम अपनी जब से हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट पार्टीशन की, हमने ये देखा है कि 1956 तक पाकिस्तान की कोई नेशनल असेंबली नहीं थी। नेशनल असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेचर असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता उसके मेंबर्स ही किसके तौर पर एक्ट करेंगे, एज अ लेजिस्लेचर एक्ट करेंगे उसके मेंबर्स ही। तो ऐसा ही था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या बन गई, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें गवर्नर जनरल का जो होता है उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट। तो पाकिस्तान के 4th गवर्नर जनरल बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान and he was Iskandar Mirza.
ये लास्ट ईयर्स जो 2 साल रहे 1956 से लेकर 1958 तक, 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया और उसके बाद जनरल अयूब खान जिस तरह से पाकिस्तान के जो है वो प्रेसिडेंट बन गए सिकंदर मिर्ज़ा को रिमूव करके, तो उस तक के ड्यूरेशन का ये ईयर था जिसमें सिकंदर मिर्ज़ा फोर्थ और लास्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। According to Constitution of 1956, he became the first president of the country, right? मतलब अब आपने याद रखना है, he was the लास्ट गवर्नर जनरल एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। ड्यूरिंग इस टाइम, जिस टाइम पे उसकी जो गवर्नमेंट थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान का बना। उसके अलावा जैसे 1 यूनिट 1955 में हुआ, हमने उसको सारे को डिस्कस किया कि किस तरह से वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को मिला के क्या बना दिया गया, 1 यूनिट। अब वो 1 यूनिट कामयाब हुआ, ये नहीं हुआ, इसको आप प्ले लिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं, इसके हमारे फुल टॉपिक को आप, कि वेस्ट पाकिस्तान जब एक 1 यूनिट बना तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए उसके। तो ये सिकंदर मिर्ज़ा का दौर जो था, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबल रहा पाकिस्तान। इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी स्टेट में कि पाकिस्तान ने आलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स के ड्यूरेशन में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। सिकंदर मिर्ज़ा जब गवर्नर जनरल बने तो उस टाइम उनके अंडर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे एंड ही वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज लियाकत अली खान, राइट। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली उनके अंडर सेकंड और वैसे फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं के ड्यूरेशन में, इन्हीं के दौर में जो है वो पाकिस्तान का क्या हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। और देखें इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी हमारे स्टेट में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल हुए हम। किसकी वजह से? हमारे लीडर्स की सेल्फिशनेस की वजह से, सिकंदर मिर्ज़ा की जो टैक्टिक्स थी उनकी वजह से। जस्ट खुद अपने आप को पार में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इंस्टेबल इन्होंने किया। अगर ओके, ये पहले ये रीज़न थी सबके पास कि पाकिस्तान अनस्टेबल इसलिए है बिकॉज हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई हमारा फ्रेमवर्क नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आप देखिए कितनी ज़्यादा चेंजिंग्स हुई। चौधरी मोहम्मद अली वॉज फोर्थ प्राइम मिनिस्टर, वो चेंज हुआ। उसके बाद हुसैन शहीद सहरवर्दी वॉज फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर अंडर सिकंदर मिर्ज़ा। देन आई चंद्रेकर वॉज सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद मलिक फिरोज़ खान नून सेवन्थ प्राइम मिनिस्टर बने। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमारे जो है ये 4 प्राइम मिनिस्टर को डिसोन किया गया, उनको ख़त्म किया गया, उनकी गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो रिमूव कर दिए गए या डिज़ोल्व कर दिए गए, या किसी वजह से इन्होंने जो है वो ख़ुद जो है वो रिज़ाइन कर दिया। तो ये इस तरह के मैस क्रिएट किया गया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई। किस वजह से? हमारे लीडर्स की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा मेस था एट दैट टाइम। तो ये पॉलिटिकली पाकिस्तान इस हद तक इंस्टेबल हो चुका था कि इतने सारे प्राइम मिनिस्टर थोड़े से ड्यूरेशन में चेंज किए गए। तो देन पाकिस्तान की इतनी बुरी कंडीशन पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों तरह से पाकिस्तान कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका था। पहले वही रीज़न जो दी जाती थी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से ये कंडीशन है, तो अब वही जो सिनेरियो है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद भी था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसके बावजूद पाकिस्तान की इतनी अनस्टेबल और इतनी डिटेरियोरेट कंडीशन थी। देन जो कमांडर इन चीफ थे मोहम्मद अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा, इतना पॉलिटिकली इंस्टेबल हो गया पाकिस्तान कि एब्रोगेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अक्टूबर 7, 1958 को, और पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट मार्शल लॉ लगा उस तब। अक्टूबर 7, 1958 को कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया। आपने डेट्स ज़रूर याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी आंसर राइटिंग को भी का भी इम्पैक्ट जो है वो अच्छा बनाती है अगर आप डेट्स एग्जैक्टली मेंशन करें तो। और तभी पाकिस्तान का फर्स्ट मार्शल लॉ लग गया जो कि कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान ने लगाया। तो शेयर ऑफ पावर लेट सून टू स्ट्रगल बिटवीन द टू विच एंडेड विद सिकंदर मिर्ज़ा। जैसे हम पहले ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को या कोई और भी लेक्चर्स हम डिस्कस करें, जैसे नेक्स्ट आने वाले हर पॉलिटिकल लीडर ने अपने से पहले लीडर को जो उसको लेके आया था उसी की जो पार्ट है उसको ख़त्म किया। अभी भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद अयूब खान जो थे उनको कौन लेकर आए? सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा को ही किसने ख़त्म कर दिया? मीन्स उनकी पार को किसने ख़त्म कर दिया? अयूब खान ने। तो विद सिकंदर मिर्ज़ा बीइंग अरेस्टेड एंड एक्साइल्ड टू ब्रिटेन वेयर ही लेटर डाइड, तो वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई सिकंदर मिर्ज़ा की, और उनको बरतानिया में भेज दिया गया, एग्ज़ाइल कर दिया गया उनको, और फिर दोबारा वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो ये हिस्ट्री थी पाकिस्तान की 1947 से लेकर 1958 तक की, जिसमें हमने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को एक साथ डिस्कस किया। बिकॉज हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को विदाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दोनों को मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को अगर हम
बिकॉज ये पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से थी, कॉन्स्टिट्यूशन के ना होने की वजह से, और जब कॉन्स्टिट्यूशन था तो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट ना होने की वजह से थी। बट और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग है वो किस वजह से थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, कि पॉलिटिकली पाकिस्तान इतना डिटेरियोरेट हो चुका था कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हिस्ट्रीज़ हैं दोनों, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल, तो उनको एक साथ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी ये जो वीडियो है 1947 से लेकर 1958 तक की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में अब हम बात करेंगे 1958 से ऑनवर्ड जो हिस्ट्री है, कि अयूब खान एरा में क्या हुआ और किस तरह से पाकिस्तान का फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। और अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसमें फेलियर हुआ और क्यों एब्रोगेट हुआ, उसके बेसिक रीजंस, उसके सेलेंट फीचर्स, उन तमाम को तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज़ में ही डिस्कस करेंगे। बट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो सीरीज़ हिस्ट्री है 1947 से 1958 तक, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1958 से ऑनवर्ड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स, डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF notes. Thank you very much. Allah Hafiz.